हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास शुरू हो चुकी थी, जिसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल एंड सेल स्ट्रक्चर का मैं डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने कोशिका के मुख्य भाग के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक के बारे में डिस्कस किया था। देन उसके बाद आज मैं मूव करूँगा। तो इससे पहले मैं बता दूँ आपको, इससे पहले मैंने सेल के बारे में डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं मैं। सबसे पहले मैंने कोशिका यानी जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कह देते हैं? हम कोशिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हम कोशिका कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी में देखा, यानी किस में देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने इसमें अनेक चैम्बर्स को देखा। उन्होंने इन चैम्बर्स को क्या कह दिया? कोशिका कह दिया था। देन उसके बाद मैंने मूव किया था, रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका यानी नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया था। किसका? निर्जीव कोशिका यानी नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया था। और 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे ए वी ल्यूवेनहुक ने सजीव कोशिका का अध्ययन किया था। और ए वी ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी बताई थी मैंने डियर फ्रेंड्स? सबसे छोटी कोशिका मैंने बताई थी माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। पिछली क्लास में मैंने कराया हुआ है, वहाँ आप हमारी वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म की बात करूँ मैं, फ्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, जिसकी माप मैंने बताई थी 0.1 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना बताया था मैंने? 10⁻⁻6 मीटर, जिसे भी आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच का अंडा, जिसकी माप होती है 170 mm इंटू 135 mm, जिसे आप ध्यान रखें। और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं, यह भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था। और यह पॉइंट मैंने एक और डिस्कस किया था, दो जर्मन वैज्ञानिक हुए थे आपके, स्वान और स्लाइडेन, जिन्होंने 1838-39 में क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कोशिका सिद्धांत इस प्रकार दिया था, सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, उन्होंने इसके बाद यह पॉइंट दिया था, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, सेल से होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। यह भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। और मैंने कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यह भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। तो जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर। इसके जो एग्जाम्पल की बात कर लूँ मैं, जैसे अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या हैं? एक कोशिका से बने जीव हैं, इसलिए ना यूनिसेलुलर कह देते हैं। और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय कह देते हैं। जैसे मछली, मेढक और आपका मनुष्य, जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे आप ध्यान रखें। देन उसके बाद मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल का डिस्कस किया था, जिसमें मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझाया था। देन उसके बाद मैंने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस किया था, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं जल्दी आपको रिवाइज करा दूं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मैंने क्या बताया था? पादप कोशिका में सेल वॉल उपस्थित होती है। क्या? पादप कोशिका में सेल वॉल
यानी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती। और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। और पादप कोशिका में वैक्यूल उपस्थित होता है, यानी रेक्तिकाएँ उपस्थित होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। ठीक है। और इसमें मैंने यह बताया था पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, जिसे आत्मघाती की थैली करते हैं, और इसमें लाइसोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। देन उसके बाद मैंने कोशिका के मुख्य भाग के बारे में डिस्कस किया था। जैसे सबसे पहला कोशिका के मुख्य भाग में मैंने सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में डिस्कस किया था। तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। किस में पाई जाती है, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। यह भी एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे आप ध्यान रखें। यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जिसे ध्यान रखें। कोशिका की मतलब पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो इसका निर्माण जो होता है वो सेल्यूलोज से होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें, यह भी पॉइंट काफ़ी बार पूछा गया है। इसके कुछ मैंने 2 वर्ग भी बताए थे, आपको ध्यान होगा। यह कोशिका को क्या करता है, सेल वॉल निश्चित आकृति प्रदान करता है और यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। देन उसके बाद मैंने प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। डियर फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करा दूं। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। ठीक है, और तथा जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत है। यह एक सजीव झिल्ली है, इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसका निर्माण मुख्यतः प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड से होता है। किससे होता है, प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड से होता है, किंतु कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। और मैंने इसमें यह भी बताया था आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण संबंधी अनेक मत दिए गए थे, किंतु 1972 ईस्वी में सिंगर एवं निकोलसन 2 वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जो कि सर्वाधिक मान्य हुआ। इसमें उन्होंने क्या किया था, यह कोशिका को मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य के बारे में मैं बात कर लूँ तो यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है और यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके द्वारा चयनात्मक पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज मैं कोशिका के मुख्य भाग के बारे में जो मैंने यहाँ तक करा दिया था, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के बारे में करा दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी कॉलीकर ने 1880 ईस्वी में की थी। किसने की थी, कॉलीकर ने कौन सी सन में की थी, 1880 में की थी। ठीक है, यह भी पॉइंट आप ध्यान रखें। इसकी औसत लंबाई 3.5 माइक्रोमीटर होती है, इसे भी आप ध्यान रखें। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार, सूत्राकार या छड़ जैसी रचना है। यह भी मैंने आपको बताया था। यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोट्स के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर में। जब तक आप यह ध्यान रखें कि यह प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होती है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने यह भी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव्य पाया जाता है, जिसे क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में वृत्ताकार डीएनए, आरएनए और राइबोसोम आदि रचना पाई जाती थी। इसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप इसमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी मुक्त होती थी, यानी एनर्जी रिलीज होती थी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद मैंने लवक के बारे में डिस्कस किया था। लवक यानी प्लास्टिड के बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो प्लास्टिड के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्लास्टिड
के बारे में मैं आपको बताऊं तो अधिकांश पादप कोशिकाओं में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कह देते हैं, प्लास्टिड यानी लवक कह देते हैं। यह कैसे होते हैं, ये या तो फ्लैट होते हैं या आपके सर्कुलर होते हैं, ठीक है, गोलाकार होते हैं, ये भी ध्यान रखें। लवक 3 प्रकार के बताए थे मैंने, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और आपको क्लोरोप्लास्ट, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था, जो कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैंने आपको इन्हीं लवक में 3 पॉइंट बताए थे। टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है, तो उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। और गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कैरोटीन, जिसके कारण उसका रंग ऑरेंज टाइप का दिखता है। और चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखें। तो आज मैं नेक्स्ट मुख्य भाग कोशिका के मुख्य भाग के बारे में डिस्कस करूं, तो सबसे पहले मैं गोल्जी काय के बारे में डिस्कस करूंगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसकी जो खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी, ठीक है, ये ध्यान रखें। और बेकर ने इसे क्या कहा था, बेकर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे लिपोकॉन्ड्रिया कहा था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। पादप कोशिका में इसे क्या कह देते हैं, हम डिक्टियोसोम कहते हैं, और इसका निर्माण लिपिड एवं प्रोटीन से होता है, जिसे आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। प्रत्येक गोल्जी काय में 4 से 10 चपटी थैली जैसी रचना पाई जाती है, जिसका सिरा कैसा होता है, फुला हुआ होता है, जिसका सिरा फुला हुआ होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, सिस्टर्नी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सिस्टर्नी कह देते हैं। और सिस्टर्नी के निकट छोटे छोटे एवं गोलाकार रचना पाई जाती है, जिसे वेसिकल कहते हैं, तथा बड़ी गोल रचना को क्या कहते हैं, वैक्यूल यानी रिक्तकाएँ कहते हैं। और सभी रचनाओं को अगर हम मिला दें तो उसे क्या कह देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसके वर्क के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसके वर्क क्या हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है, यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होता है। और यह क्या करता है, प्रोटीन का सेक्रेशन यानी स्त्रवण करता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। यह एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है। यह काफ़ी पॉइंट एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल हैं, जिसे आप ध्यान रखें। और मैं लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं तो यह कोशिका प्लेट के निर्माण में सहायक होता है। कौन, गोल्जी बॉडी, ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। अब मैं नेक्स्ट कोशिका के मुख्य भाग यानी लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी खोज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी जो खोज की थी डी डुवे वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने 1949 में, कब, 1949 में डी डुवे ने इसकी खोज की थी। लाइसोसोम एक थैलीनुमा रचना है। कैसी है, थैलीनुमा रचना है, जो कि मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। इसमें पाचन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, पाचन एंजाइम पाया जाता है। और इसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखें, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। लाइसोसोम जब फट जाता है तो इसमें उपस्थित एंजाइम कोशिकांगों को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कह देते हैं, यानी सुसाइड बैग कह देते हैं, ठीक है। तो आप अब इसके कार्य के बारे में जानें। तो सबसे पहला पॉइंट है कार्य में यानी वर्क में, यह अंतरकोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन में सहायक होता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। यह कोशिका में किसको यानी जीवाणुओं को नष्ट करता है, कोशिका में जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब हम नेक्स्ट मुख्य भाग के बारे में जानेंगे, अंतःप्रद्वी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी शॉर्ट में कह देते हैं इसे ER। इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, पोर्टन ने की थी। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह सूक्ष्म नलिकाकार रचना है। इसका एक छोर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तथा दूसरा छोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी अंतःप्रद्वी जालिका है, यह 2 टाइप की होती है,
जैसे मैंने शॉर्ट में ले लिया है यहाँ पर ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, थोड़ा सा खुरदना होता है और ये थोड़ा सा चिकना होता है, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, बायोलॉजी के अंदर काफ़ी जो वर्ड आएंगे इसमें बहुत ही कठिन आएंगे, जिसे आप देखने में काफ़ी ऐसा लग रहा होगा कितने कितने बड़े बड़े वर्ड हैं। तो यह आपको ध्यान रखने ही होंगे जब आप इन वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सुबह जगने से पहले आप अपना टारगेट बनाइए, चाहे आपका टारगेट बहुत छोटा हो तो आप उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगाइए, तो आपकी लाइफ खुद ब खुद बदल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, हम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो कार्य इसकी क्या है, इसमें कार्य के इसमें पहला पॉइंट है कार्य में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पदार्थों का परिवहन करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, इसलिए इसे एंडोस्केलेटन ऑफ सेल या साइटोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं। इन्हें आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट मुख्य भाग, कोशिका के मुख्य भाग राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। राइबोसोम के जो खोजकर्ता थे वो थे पैलेड, ठीक है। इन्होंने 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। यह पादप कोशिका यानी प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, जिसे आप ध्यान रखें। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है या साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है या समूह में होता है, इसे ध्यान रखिए। ये दाने दाने के कण में दाने दाने कण जैसी आकृति लिए हुआ साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम समूह में पाया जाता है तब उसे पॉलीसोम कहते हैं, और कोशिका में पाए जाने वाला यह सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, आपका राइबोसोम ही है, ठीक है। यह झिल्ली विहीन रचना है और इसका जो आकार होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम टू 200 एंगस्ट्रॉम होता है। हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो इसका निर्माण RNA एवं प्रोटीन से होता है। और राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम यानी 70 सबन्यूट राइबोसोम। यह 2 सबन्यूट्स 50S एवं 30S का बना होता है, ठीक है, यानी 50 सबन्यूटेड और 30 सबयूनिट का बना होता है। यह प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। कौन सा, 70S राइबोसोम। एक होता है 80S राइबोसोम, यह 2 सबयूनिट 60S एवं 40S का बना होता है और यह यूकैरियोट्स में पाया जाता है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम राइबोसोम के कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप ध्यान रखें। यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। अब हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, केंद्रक के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। यानी केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। इसकी रचना कैसी होती है, तो डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं इसकी रचना। केंद्रक दोहरी झिल्ली की बनी रचना है। बाहरी झिल्ली को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा अंदर वाली झिल्ली को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखें। और केंद्रक में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, धागे जैसी रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जाल कहते हैं। और क्रोमैटिन जाल छोटा और मोटा होकर किसका निर्माण कर देता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण कर देता है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं।
न्यूक्लियोप्लाज्म में गोलाकार रचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस, जिस न्यूक्लियोलस में आरएनए व प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में गोलाकार रचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम केंद्रक के कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यह कोशिका में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, जिसे आप ध्यान रखें। ठीक है, अब हम वैक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। वैक्यूल को हम क्या कह देते हैं हिंदी में, रसधानी कह देते हैं। ठीक है, यह पादप कोशिका में पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी अनुपस्थित होती है। यह एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे हम क्या कह देते हैं, टोनोप्लास्ट कह देते हैं। और वैक्यूल में एक प्रकार का द्रव्य भी पाया जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं, सेल सैप कहते हैं। और सेल सैप में क्या पाया जाता है, जल, लवण, शर्करा आदि मौजूद होते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी क्लासें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, जिससे हम आने वाली वीडियोज़ में इसका सॉल्यूशन दे सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यह वीडियोज़ 2 से 3 बार देखनी है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो आप हमारे चैनल पर आकर, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर आकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।